चलो अमरूदों वाले बाग में चलें। बेटा तुम अंदर आ जाओ। शुक्रिया, मैं अपने अम्मी अबू की इजाजत के बगैर किसी से कोई चीज नहीं लेती। ऐसी क्या बात है सर में? इधर लाओ, दिखाओ मुझे। अली बाबा गाड़ी चलाएंगे आप? बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। साहब की मैं रोज गाड़ी धोता हूँ, आज वो मुझसे कह रहा था मेरे साथ चल 500 रुपए दूंगा। मैं घर जाकर सारी बात उनको तुझे बता दूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की बात के साथ आपकी खिदमत में नाहिद अख्तर हाजिर है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे दोबारा से बच्चों के बारे में। नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बच्चों से मुशक्क़त कराने के मसले को उठाया और हमने बात भी की और बहुत सारे बच्चों से आपकी बात भी करवाई। आज हम बात करेंगे बच्चों से ज़्यादती के मामले पे। मुझे लगता है कि ये मामला भी उतना ही, ये मसला भी उतना ही अहम है जितना और कोई भी मुआशरती मसला हमारे लिए हो सकता है, बल्कि शायद ये सबसे ज़्यादा अहम है। इसलिए अहम है कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा रोशन पहलू हैं, हमारी खुशी, हमारी उम्मीद हैं। हम जब भी अपने आप को अच्छी कौम साबित करना चाहते हैं और खुश व खुरम कौम साबित करना चाहते हैं तो हम बच्चों के खूबसूरत खूबसूरत चेहरे लोगों को दिखाते हैं, मीडिया पे हम दिखाते हैं। लेकिन आजकल मीडिया में हम कुछ और ख़बरें देख रहे हैं और उन ख़बरों को देखने के बाद ये ख्याल आता है कि इस मसले के बारे में वाकई सोचा जाए और ये सोचा जाए कि क्या ये मसला अभी इतना बड़ा हुआ है। इस मसले पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है मुमताज़ गौहर साहब को, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं साहिल ऑर्गेनाइजेशन के और उसके अलावा ये एक्सपर्ट हैं चाइल्ड अब्यूज़ इश्यूज़ पे। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो मसला हमें इतना बड़ा नज़र आ रहा है, क्या ये एक दो दिन में ही इतना बड़ा, इतना परवान चढ़ गया है या इसकी बुनियादें कहीं से शुरू भी होती हैं, या ये कब से शुरू हुआ, हमेशा से शुरू हुआ, इसका हल क्या है। जी, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू जी। मुमताज़ गौहर साहब, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी अपने कहा है, आप हमें बताइए कि क्या ये मसला अभी इतना बड़ा हुआ है या आपकी जो आदादो शुमार हैं वो क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने बात की है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो है ये एक आलमगीर इशू है। दुनिया की मेरे हिसाब से कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी जो इस मसले से बची हो। तो इसी तनाजुर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी वाक़यात हो रहे हैं और ये वाक़यात आज से नहीं हो रहे हैं, बहुत पहले से हो रहे हैं। अगर हम 2000 से लेके अब तक बाकायदा हम ये वाक़यात को मॉनिटर करते हैं, उन हिसाब से अगर देखें तो ये वाक़यात पहले भी होते हैं, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग में कभी ऊपर नीचे जाता है और उसके बहुत सारे काजेस हैं। उसी हिसाब से अगर पिछले 3 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 2015 में हमारे पास 3768 केसेस जो है बच्चों के रिकॉर्ड हुए थे और 2016 में ये वाक़यात बढ़कर 4139 तक पहुंच गए। और इस साल जो करंट साल गुजर गया है 2017 की पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो ये वाक़यात जो है 1764 थे, 1064 तक गए थे। तो 2016 के वाक़यात के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो रोज़ाना हमारे 11 बच्चे जिनसे तशद्दुद का शिकार होते हैं। लेकिन ये देखिए, ये वाक़यात जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुल्की हालात, मीडिया का किरदार और आवाम की सेंसिटाइजेशन इनमें मैटर करती हैं। उसी हिसाब से ये इनमें एक बढ़ाव आता है, एक नीचा, एकदम ये वाक़यात कम भी होते हैं। और ये हमारे पिछले एदाद शुमार पे अगर हम बारीक बीनी से गौर करते हैं तो ये पहलू बाकायदा सामने आता है। अब इसी हवाले से अगर हम देखें तो ज़ैनब का जो वाक़या है, लाजिम बात है, ये हम सब के लिए को इसने बड़ा रुला दिया, स्पेशली जो पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं। तो और वो एक 7 साल की बच्ची के वाक़े को अपने बच्चों से कंपेयर करके देखते हैं तो ये बहुत ही मतलब इंसान सोच के इस पे बड़ा डर जाता है कि यार एक वाक़या अगर एक ऐसे इंसान के साथ आए तो वो क्या करे। लेकिन इस पे ज़रा सा हम इस पहलू को उसी जगह रख के ज़रा इससे थोड़ा हट के सोचते हैं। 2016 में हमारे 100 बच्चों को, जो रिपोर्टेड केसेस थे, 100 बच्चों को ज़ैनब की तरह ही कत्ल किया गया, ठीक है, आफ्टर सेक्सुअल असॉल्ट। उस वक्त हमने क्या किया? 2017 में के जो पहले 6 महीने थे उनमें 62 बच्चों को ज़ैनब की तरह मर्डर किया गया आफ्टर सेक्सुअल असॉल्ट। देखिए, हमारी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं।
ہم بالکل جو ابتدائی یا امیجیٹ ایکشنز پہ کسی حد تک جاتے ہیں، لیکن ہم ایسے کوئی سسٹینیبل سولوشنز کی طرف نہیں جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے واقعات آئے ان پہ ہمیشہ کے لیے ہم اس مسئلے کو یا ختم کریں یا اس میں کمی لانے کے لیے اقدامات کریں۔ تو اب یہ زینب کا واقعہ بھی ہمیں یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، یہ ہمیں فورس کر رہا ہے کہ یار دیکھیں زینب تو چلی گئی، وہ تو جو اس کے ساتھ بالکل آپ نے اقدامات کی بات کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہم اقدامات کی طرف زیادہ رہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ کیا کیا انہیں کرنا ہے، کس بات کو ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہم جو بتا سکتے ہیں ان کو۔ آپ کے خیال میں پہلے مجھے وجوہات بتائیے کہ معاشرے میں، آپ نے ابھی زینب کا ذکر کیا، بہت دردناک واقعہ ہے، لیکن ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کہ بہت بے تحاشا ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ بچی جو ہے وہ اس آدمی کے ساتھ جا رہی ہے جو مجرم ہے اس کا، تو محلہ بھی وہیں تھا، معاشرہ بھی وہیں تھا، پیرنٹس کی ذمہ داری کہاں ہے؟ میرے آپ کے جیسے پیرنٹس کو سب سے پہلے پیرنٹس کی ذمہ داری آپ بتائیے، پھر بتائیے کہ معاشرے کا کیا اس میں کوئی قصور نہیں ہے؟ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف تو چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا بھی ایک بات کو کبھی بہت زیادہ اٹھا لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو بالکل دبا دیتا ہے۔ جہاں میڈیا میں جو چیزیں اٹھ جاتی ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ حل بھی کئی دفعہ ڈھونڈ لیے جاتے ہیں ان کے، تو جو دب جاتے ہیں ان کو تو کبھی انصاف بھی کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا۔ لیکن میں سب سے زیادہ فوکس جو ہے چاہتی ہوں کہ آپ یہ کریں کہ پیرنٹس اور معاشرے کی ذمہ داری کہاں ہے اس پر؟ اچھا دیکھیں، لازمی بات ہے، سب سے بڑی ذمہ داری اور اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ بچے کا جو موسٹ آف دی ٹائم ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کے درمیان کس حد تک ایک فرینڈلی ریلیشن قائم ہے، اور جب تک یہ فرینڈلی ریلیشن اس لیول تک نہ ہو کہ آؤٹ آف دی ہوم جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہے، جب وہ بچہ آ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا ہے تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ ایک گیپ ہے، ایک خلیج ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اب دیکھیں ہمارے ادارے میں ایک بات ہوتی ہے راز۔ اب یہ راز، اب بچے کو اکثر اس طرح کے ایبیوزرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے راز رکھنا ہے۔ اب دیکھیں جب بچہ اور اس کے والدین کے درمیان گیپ ہوتا ہے تو وہ راز واقعی راز ہی رکھتا ہے، کیونکہ راز جو ہوتی ہے وہ بچے کے لیے ایک ڈینجرس ایک علامت ہوتی ہے، اور اس راز کا اس بچے پر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس راز کا ذکر اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکشن میسیجز بچوں کو دے دے، ان کو ڈوز ڈونٹس کے بارے میں بتائے، گھر سے سکول جاتے ہوئے، سکول سے واپس آتے ہوئے ان کو بتائے کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور، جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ کس طرح وہ کرنا ہے، ڈرائیور کے کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو جب تک نہیں بتاتے ہیں، انہیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی، ٹھیک ہے۔ باڈی پارٹس ہے یہ، جیسے پاکستان میں بھی یہ آفٹر زینب کیس بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو گئے جس میں اس ایشو پہ بات کی گئی کہ بچوں کو ہم ان کے باڈی سیفٹی کے بارے میں بتائے، انہیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائے، کیونکہ دیکھیں اسی سے ہی ہمیں مزید ان کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے جو کوسچن کیا، سب سے بڑی میجر ذمہ داری ہوتی ہے وہ والدین کی ہی ہوتی ہے کہ والدین ابتدائی طور پر ان سارے ایشوز کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں، اور اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ میں معاشرے کے دیگر سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری آتی ہے، جن میں ٹیچرز آتے ہیں۔ ٹیچرز کم از کم اس لیول کے ٹرین ہو کہ مطلب وہ بچوں کی تربیت کے دوران ان کو سیفٹی کے حوالے سے بتائے۔ اب ریسنٹلی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، بچوں کو ڈرانا دمکانا یہ امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 63% امریکہ میں مسلمان بچوں کو یہ ٹرمپ کے الیکشن میں آنے کے بعد ڈرایا دمکایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک تشدد ہی کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک عالمگیر ایشو ہے، لیکن ہم نے جب اپنے ملک کی بات کرنی ہے، اپنے پاکستان کی بات کرنی ہے، تو یہاں اس طرح کے ایشوز جو بڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی سیکنڈ
सेकंड टीचर्स के साथ साथ देखिए माशरे में और भी बहुत सारे वो हैं। अगर इसी में हम बात करें तो जो पेशेवराना अफराद होते हैं जिनका फर्स्ट या सेकंड लिंक जो होता है बच्चों के साथ होता है, उनकी तरबियत की ज़रूरत होती है। अब लाइक FIR कटवाने अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा जिनसे तशद्दुद का शिकार होता है तो पेरेंट्स या उस बच्चे को लेके पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस जो मुहर्रिर होता है या तफ्तीशी ऑफिसर होता है उसकी इस लेवल तक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती है कि वो FIR के अंदर वो तमाम दफात लगाए, वो तमाम मालूमात उस FIR के अंदर दर्ज करे। क्योंकि हमारे यहाँ जो हम केसेस की बात करते हैं तो ये जिनसे तशद्दुद के जो हमारी जो साहिल की रिपोर्ट है उसके अंदर भी ये जो ज़्यादातर वाक़यात होते हैं ये देही इलाकों से होते हैं। तो देही इलाकों में पेरेंट में इस हद तक अवेयरनेस नहीं होती है और वो एक FIR की इम्पॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। तो उसी सही, मतलब आपके मुताबिक जो वालिदैन का हिस्सा है उसमें एक वजह जो है वो वालिदैन और बच्चों में खलीज है, और दूसरा जो है वो वालिदैन का अनपढ़ होना या उस तरह मालूमात का ना होना। यही आप कहना अनपढ़, देखिए अनपढ़ एक अलग फिगर है। अनपढ़ को हम डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेशक कम पढ़े लिखे हैं। देखिए हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे तबकात भी है जो बेशक कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो माशरती जो इस तरह के अपने बच्चों के पालने के हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं उनको बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं और वो एक बेहतरीन खानदान के तौर पर रह रहे हैं। अब देखिए बहुत सारी मिथ्स हैं हमारे मुआशरे में ना। हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं कि ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है ये गरीबों का मसला है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो रिपोर्ट की जो वाकयात जो रिपोर्ट है थी उसके अंदर देखे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज किसी भी इलाके में हो सकता है और किसी भी शख्स के साथ होता है, या इन वाकयात में न रंग नस्ल इलाका मतलब आप कुछ भी नहीं देखा जाता। मौशी हैसियत, वो कितना अमीर है कितना गरीब है, ऐसे कोई वो नहीं आते हैं। तो ये वाकयात कहीं भी होते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। और इसी हवाले से हम जब भी ये सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं, हिफाजती इक़दामात हर लेवल पे जरूरी होते हैं क्योंकि हमने ज्यादातर अपने बच्चों के साथ रहना है। तो बच्चों को हमने किस तरह के प्रोटेक्शंस में उनको रखना है और उनको किस तरीके से हमने तैयार रखना है। बिल्कुल, हिफाजती इक़दामात पे तो हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि उसी पे बात करने के लिए ही मेरा ख्याल है हमारा एक आज का प्रोग्राम है। लेकिन वजूहात पे मैं चाहती हूँ आप खुल के रोशनी डालें। जैसे कि आप वालिदैन के बारे में आपने बताया, बड़ा ज़रूरी बात इन्होंने की है कि जो खलीज है वो ना पैदा होने दें ताकि बच्चे कोई भी राज ना रखें। और दूसरी बात जो आपने बताई है कि अगर मसला अगर कोई इस तरह का है तो आप जाइए और जाके जहाँ पे रिपोर्ट हो सकता है वहाँ रिपोर्ट कीजिए। और जनाब मुआशरे पे आते हैं मुमताज़ गौहर साहब। मुआशरा कभी जिम्मेदार हुआ करता था, मोहल्ला कभी जिम्मेदार हुआ करता था। एक घर से बच्चा अगर निकला है तो बाकी सारे घरों को पता होता था बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और आज मुआशरा है कि मोहल्ले के लोगों के बारे में फिर बाद में पता चल रहा है कि इस काम में इन्वॉल्व थे। ये क्या हो रहा है मुआशरे में? देखिए इसमें रीजंस बहुत सारे हैं। एक तो हमारी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है और जो अर्बनाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हम जो आबादी के एक फ़्लो को रोकने में हम जिस तरीके से नाकाम हो रहे हैं तो लाजिम बात है जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ेगी मसाइल भी होंगे। सेकंड इसके अंदर ये चीज़ें हैं, देखिए बहैसियत कौम हम अपनी जिम्मेदारियों को उसी हिसाब से निभा नहीं पा रहे हैं जिस तरह एक आम शहरी का फ़र्ज बनता है। अब इसी के अंदर जैसे आपने बात की कि देखे तैयबा का जो वाक़या ज़ैनब का जो वाक़या हमारे सामने हो गया, ये इसी 2 किलोमीटर के जुरिस्डिक्शन के अंदर बहुत सारे तकरीबन ये 10 के से ज़्यादा वाक़यात उसी 2 किलोमीटर के अहाते के अंदर वाक़या हो गए। अब आपके इसी क्वेश्चन को उधर से हम रिलेट करें तो देखिए लाजिम बात है, अब इतने वाक़यात वहाँ हो गए तो क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी थी? लाजिम बात है माशरे के और लोग भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी इन चीज़ों पे नज़र रखें। देखिए माशरे के अंदर एक बुराई हो रही है तो उस बुराई को एक बंदा नहीं रोक सकता है। इसी हवाले से हम भी बात करते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में एक साहिल काम नहीं करता है और अकेले तब्दीली नहीं ला सकता है। इसके लिए हमारे हुकूमती सतह पर बहुत सारे इदारे हैं, गैर सरकारी और भी इदारे हैं। जब तक हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करेंगे, आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे और ये ब्रॉडर लेवल पे नहीं होगा और इसके लिए जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है ये हमारा साथ नहीं देगा तो तब्दीली नहीं आ सकती है। तो इसी तरीके से देखें बच्चा जब घर से निकलता है तो हमने एक इसके अंदर मैं आपको ज़रा
हम बहुत बार ये बच्चों को बताते हैं कि बच्चे को नहीं कहना हम नहीं सिखाते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, हम बच्चे को ताबेदार बनना सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम अक्सर कहते हैं कि देखिए बड़ों की बात मानते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि बड़ों की बुरी या उसकी कोई नाखुशगवार बात जिससे आपको खतरा हो उस पे आपने नहीं भी कहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने अपने बच्चों को ज़हनी तौर से बस ताबेदारी की तरफ ही ले गए हैं, लेकिन हमने उनको ये भी बताना है कि ऐसी बात जो आपको बुरी लगे, जिससे आपको खतरा लगे, उस वक्त आपने जोर से नहीं कहना है। मुश्किल सिचुएशन हो चिल्लाना है, आपने डेंजर सिचुएशन से भाग के किसी प्रोटेक्टेड या सेफ जगह की तरफ आपने भागना है। सही। मुमताज गौहर साहब बार बार वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आ रहे हैं और हम प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बच्चों पे तशद्दुद और ज़्यादती के बारे में, और प्रोग्राम के में इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने मुमताज़ गौहर साहब को प्रोग्राम में दावत दे रखी है, और ये हमें बता रहे थे क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे इन मसाइल में घिरे हुए हैं, और हम ऐसे ऐसे केसेस सुनते हैं जिनसे दिल दहल जाता है। प्रोग्राम में ब्रेक में जाने से पहले हम जो वजूहात के बारे में बात कर रहे थे उनमें वालिदैन पे बहुत ज़ोर दिया है मुमताज़ गौहर साहब ने। जी मुमताज़ गौहर साहब, आप बताइए, माशरे की जिम्मेदारी के बारे में भी आप कह रहे थे और वालिदैन के बारे में भी। मैंने पहले ही जैसे आपसे कहा था कि हम इक़दामात की तरफ ज़्यादा जाएंगे। पेरेंट्स लेवल पे क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है, और हमें मीडिया को और आप जैसे प्रोफेशनल्स को, पेरेंट्स को क्या सिखाना है? अच्छा, देखिए, इसमें मीडिया का किरदार लाजिम बात है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मीडिया का सबसे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है कि मीडिया का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अब लाइक के ज़ैनब केस के बाद जो होना तो ये चाहिए कि जो बच्ची होती है या बच्चा होता है या जिसको हम विक्टिम कहते हैं, मुतासरा जो भी बच्चा होता है, उसकी तस्वीर दिखाने से अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मीडिया के भी प्रोफेशनल उसमें देखे तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। लेकिन इस बार ज़ैनब के केस में हमने देखा कि अपने फेसबुक आईडी से लेके मीडिया के अंदर भी उसको दिखाया जा रहा था, और होना ये चाहे कि उसको ब्लर करके दिखाए ताकि वो विक्टिम मज़ीद उनकी फैमिली विक्टिमाइजेशन की तरफ न जाए। तो ये ज़ाब्ता इखलाक बाकायदा PFUJ की तरफ से और बहुत सारे हमारे जो मीडिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशन से उनकी तरफ से डेवलप वो हैं, उनकी तरफ हमें ज़रा गौर करना चाहिए। सेकंड चीज़ मीडिया का ये होना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात होते हैं उनको ज़रा ज़्यादा कवरेज दे, एथिक्स के अंदर बैठते हुए। अब लाइक मैं आपको एक रिसेंट फाइंडिंग ज़रा आपके साथ शेयर करूं। ज़ैनब के इस वाक़ये के बाद तकरीबन 100 से ज़ायद हमारे पास पिछले तकरीबन 10 दिनों के अंदर 100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए। अब देखिए, ये इसमें सबसे ज़्यादा किरदार मीडिया ही का है, क्योंकि मीडिया ने ही इन चीज़ों को सामने लाना है। मीडिया की ही वजह से हम ने इस चीज़ पर डिस्कशन शुरू की। जैसे हम प्रोग्राम से पहले आपस में बात कर रहे थे कि इस टॉपिक को मीडिया जिसको हम टेबू समझ के इस पे बात करने से डरते थे, इसकी सेंसिटिविटी पे बात करते थे, लेकिन इस पे बात नहीं करते थे। अब मीडिया ही की वजह से हमने घरों पे बात करनी शुरू की। हमारे बच्चों ने हमसे पूछना शुरू किया कि ज़ैनब के साथ क्या हुआ है। देखिए, उस वक्त हमें बच्चों के इस तरह के क्वेश्चंस को इंतहाई बेहतरीन तरीके से टैकल करना चाहिए, और जब वो उस वाक़यात को देख के इस तरह के सवाल पूछते हैं तो उनको हमें बताना चाहिए कि देखे ये वाक़या ज़ैनब के साथ इन वजूहात की वजह से पेश आया, हमें इन चीज़ों के साथ नहीं जाना। देखे, अब वो बार बार हम फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें वो एक अजनबी का हाथ पकड़ के जा रही है। हमें उस वक्त बच्चों को उन फुटेज के साथ ये दिखाना चाहिए, देखे बेटा, आप घर से बाहर जाती हैं, कोई भी शख्स आपको कहे आपने उनके साथ हरगिज नहीं जाना है। आप जहां भी घर से बाहर जाके जाएंगे आपने पेरेंट्स को बताना है। अगर दुकानदार अंकल आपको मुफ्त में कोई टॉफी दे उससे आपने नहीं लेनी है। अगर आप स्कूल लेट हो रहे हैं, कोई बंदा आके फ्री सवारी में आपको स्कूल छोड़ने की बात करे, आपने उसके साथ फ्री सवारी में उसके साथ कहीं नहीं जाना है। देखिए,
ये बेसिक प्रोटेक्शन के मैसेजेस हैं, अगर ये हम अपने बच्चों को इब्तिदा से नहीं बताएंगे मुश्किल होगा। और इसी हवाले से आपने मीडिया की बात की थी, मीडिया के अंदर देखिए हमारे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलती हैं, वो मीडिया की मजबूरी है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं चले, लेकिन उन एडवर्टीजमेंट के साथ साथ इस तरह के एनिमेशंस भी चले जिसमें बहुत सारे, अब देखें मैं आज साहिल के अपने बहुत सारे इस तरह के एनिमेशंस हैं जिनमें स्मॉल शॉर्ट एनिमेटेड मैसेजेस है जिसमें हमने बच्चों के प्रोटेक्शन के हवाले से बात की है। अगर इस तरह के मैसेजेस अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलें, क्योंकि पेरेंट्स देखें और बच्चे उस पर क्वेश्चन करें और पेरेंट्स उनको बेहतरीन तरीके से टैकल करें, तो वो बच्चों के हमेशा दिमाग पे बैठते। और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे बच्चे जो अगवा होते हैं या अब्यूज होते हैं या ऐसे लोगों के हथे चढ़ जाते हैं, लाजिम बात है उनकी प्रोटेक्शन वहीं से हो जाएगी। और सेम इसी के अंदर पहले हमारी एक बात हो रही थी, कम्युनिटी क्या करे। कम्युनिटी के अंदर देखिए हम नेटवर्क्स बना सकते हैं, सही, ठीक है। अब जैसे साहिल का एक अपना निज़ाम है, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क्स बनाए हैं और ये हमने उन इलाकों को चुना है जहां इस तरह के वाकयात ज्यादा होते हैं। अब इसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर हमारे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से लेके उस इलाके के नंबरदार और जितने टीचर्स होते हैं और बच्चे खुद होते हैं, तो इस तरह का हमने एक नेटवर्क बनाया। उसके अंदर वो सारे लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बैठते हैं, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात होती है और उसके बाद बच्चों पर इस तरह के वाकयात जो अब्यूज के वाकयात होते हैं उनके रिपोर्टिंग मैकेनिज्म डिस्कस किया जाता है कि बच्चा अगर जिनसे तशद्दुद का शिकार हो तो उसके बाद क्या किया जाए। जब तक इन चीजों को हम उस ग्रास रूट लेवल पे ले जाके और हमारे सही आपने बहुत अच्छी एक बात की है मुमताज गौहर साहब के कम्युनिटी लेवल पे हमें जाके नेटवर्किंग करनी होगी, लोगों को लाना होगा, इस बात की तरफ बात शुरू करनी होगी। और आपने कुछ इनिशिएटिव्स की भी बात की है कि आपका इदारा कर भी रहा है। आपके ख्याल में इस काम की अभी कितनी ज़रूरत और है? जैसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, कहाँ कौन कौन से एरियाज़ हैं जो हमें फोकस कर लेने चाहिए कि यहाँ पर अगर ये हो जाए तो अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें एरियाज तो बहुत सारे हैं, स्पेशली हमें पूरे पाकिस्तान में अगर हम हमारी जो रिपोर्ट है उसको देखें तो पंजाब से तो लाज़मी बात है केसेस रिपोर्ट ज़्यादा ही होते हैं, आबादी ज़्यादा है और रिपोर्टिंग का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज हैं जहां ये केसेस होते हैं ऑन ग्राउंड, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते हैं, या तो अखबार में रिपोर्ट नहीं होते हैं या इनकी FIR का अंदाज नहीं होता है। तो उनको ऐसे वाकयात होने से पहले ही उनको टेबू समझ के या एक मुआशरे का सेंसिटिव इशू समझ के या उनको अपने इज्जत के साथ जोड़ के इनको दबा दिया जाता है। तो काम करने की सबसे ज्यादा ऐसे एरियाज में है जहां इस तरह के वाकयात होते हैं, लोग कम से कम इस बुराई को बुराई समझे, ठीक है, सामने आए, इस पे बात करें, ठीक है। अब ज़ैनब के वाक़े ने जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत अच्छी बात है कि इस पे लोगों ने बात करना शुरू किया था। तो इसी तरीके से हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है, बलोचिस्तान है, आज़ाद कश्मीर, इन एरियाज से अक्सर हमने देखा है कि वाक़यात की रिपोर्टिंग का रेशो थोड़ा कम है, जबकि ऑन ग्राउंड जाके फील्ड पे आप जब रिसर्च करती हैं या कुछ इन वाकयात को देखने की कोशिश करती हैं या लोगों से मिल के उनकी राय लेती हैं तो वहाँ इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा होते हैं। और सेकंड, इसी के अंदर देखें, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज सिर्फ ये नहीं है कि उनके साथ सिर्फ इस एक्सट्रीम लेवल की तशद्दुद हो। देखिए, उनको गलत नामों से पुकारना, अपने जिनसी एज़ा उनको दिखाना या उनके जिनसी एज़ा देखना या उनको किसी ऐसे काम की तरफ रागिब करना, उनको कोई इस तरह की वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करना और उसके साथ मुख्तलिफ जो फाहिश फिल्में हैं उनको दिखाने की कोशिश करना, ये सारे जिनसी तशद्दुद की मुख्तलिफ अक़साम में शामिल है। हमें समझना होगा कि देखें, जो जिनसी तशद्दुद की जो फाइनल कस्म है या जो एक्सट्रीम लेवल है वहां तक ले जाने के लिए इब्तिदाई स्टेप्स होती हैं। बिल्कुल, मैंने जो पहला सवाल प्रोग्राम में किया था कि मसला एकदम ही इतना बड़ा नहीं हो जाता, उसकी पहले जड़ें बनती हैं, तना बनता है, ऐसा माहौल उसको मिलता है कि वो पले बढ़े और इतना तनावर दरख्त बन जाए, फिर कि सबको नजर आए कि ये मसला इतना बड़ा हो गया है। तो उससे पहले भी बहुत सारे इकदाम हो सकते हैं। आपने वालिदैन के और कम्युनिटी दोनों की बात की है। मैं ये पूछना आपसे चाहती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन से इदारे हैं जो इस मसले पे काम कर रहे हैं, हुकूमती इदारे? देखिए, बहुत सारे इदारे हैं
اگر اس میں چائلڈ پروٹیکشن نیٹ ورکس ہمارے بنے ہیں، صبا صادق صاحبہ جو چیئر پرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی، اور ان کے انڈر مختلف چائلڈ پروٹیکشن کے یونٹس بنے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی جو نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی جو چیئر پرسن ہے خاور ممتاز صاحبہ، اس نے زینب کے واقعے کے بعد پوری سول سوسائٹی کو اس نے اکٹھا کیا. ہم خود اس میں گئے تھے، اس کی جو ایک ورکنگ کمیٹی بنائی ہے اس کے میں خود ممبر بھی ہوں. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح اس چیز کو اوور کم کیا جائے. اس کی ریکمنڈیشن ہماری جانی ہے. اور اس سے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کا کے ممبران میں ساحل خود بھی حصہ ہے. اور یہ کمیٹی ہم امید کرتے ہیں کہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں کافی اچھے لوگ بھی ہیں جو اس پورے واقعے کو ڈگ آؤٹ کرنے کے بعد حکومت کو اپنی فائنل ریکمنڈیشن سے پیش کریں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سول سوسائٹی اور حکومتی ادارے مل کے کام کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ سول سوسائٹی معاشرے کو زیادہ بہتر طریقے سے پینیٹریٹڈ ہوتی ہے. آپ قوانین کے حوالے سے بات کرنا میں ضرور چاہوں گی. ایک تو جلدی سے آپ بتا دیجئے کہ کیا طریقہ ہے اگر کسی کے بچے کے ساتھ اس طرح کی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو اس نے کہاں جانا ہے، کیسے رپورٹ کرنا ہے، کیا مسائل ہیں، اس پہ بات کیجئے. دیکھیں یہ انتہائی اہم سوال ہے اور اس پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے خدا نخواستہ اگر کوئی بچہ یا بچی جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہے تو اس وقت پیرنٹس ہو یا اس وقت فیملی کا کوئی اور فرد ہو، اس کو سب سے پہلے بچے کو دلاسا دے کے اسے بتانا چاہیے کہ یہ جو غلطی ہے آپ کی نہیں ہے. دیکھیں اس کو سائیکولوجیکلی تھوڑا سا ریکور کرنے کی انیشل سٹیج میں ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ہی اس جن سے زیادتی ہوئی جہاں بھی ہوئی ہے اس وقت اس بچے کے کپڑے ہیں یا داغ لگے ہوئے کپڑے ہیں، خون کا دبا ہے، جو بھی ہے، انیشل ایویڈنسز اور جتنے بھی وہ چیزیں ہیں ان کو انہوں نے اپنے پاس اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے ایک دم میڈیکل رپورٹ کے لیے قریبی ہاسپٹل جانا ہے. جیسے ہی یہ قریبی سرکاری ہاسپٹل جائیں گے وہاں کے میڈیکل آفیسر سے اس کے ایگزامینیشنز ہوں گی، اور اگر اس میں بچے کی میڈیکل رپورٹ پازیٹیو آتی ہے تو اس میں تقریباً 80% تک یہ کیس جو ہے وہ وکٹم کے حق میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اس میں یہ کنفرم ہو جاتا ہے وہ پازیٹیو رپورٹ میں اس بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی ہے. اس رپورٹ کے بیسس پہ ایک دم اس وکٹم فیملی کو پولیس میں جا کے ایف آئی آر درج کروانی ہوتی ہے. اور ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے بہت سارے فیملیز کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھوائیں. اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں تمام شواہد جو ان کو ملے ہیں اور جو میڈیکل رپورٹ ان کی آ گئی ہے اس کے بنیاد پہ، یا اگر کوئی خدا نخواستہ زینب کی طرح کوئی بچی اگر قتل ہو گئی تو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی. ان کے بیس پہ تمام شواہد کو انہوں نے ایف آئی آر کے اندر درج کروانا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا ان کا ایف آئی آر مضبوط ہوگا اور ان میں جتنی زیادہ دفعات لگیں گی اسی بیس پہ کیا ہوگا، ایک جج اس کو سزا دے گا جو ابیوزر ہے یا ایف آئی آر کروانا اتنا آسان ہے کسی عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں یہ بھی ایک پاکستان میں ایک بہت ہی مشکل کام ہے. اسی حوالے سے ہماری سول سوسائٹی بھی بہت بار اس چیز کو سامنے لا رہی ہے کہ پاکستان میں پولیس میں ریفارمز لانا بہت ضرورت ہے، وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے. دیکھیں جب تک کہ ہمارے پولیس کے اندر جو چائلڈ فرینڈلی کاؤنٹرز نہیں بنیں گے، چائلڈ فرینڈلی عدالتیں ہماری قائم نہیں ہوں گی، اور پولیس کا جو ہمارا کرنٹ رویہ ہے یہ اس طرح کے جو وکٹمز ہیں ان کے ساتھ مزید بہتر نہیں ہوگا، تو بہت سارے لوگ پولیس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ سامنے. کیا ممتاز صاحب کوئی ایسے اور ادارے ہیں حکومت کی طرف سے جو جہاں پر جن کی ایف آئی آر نہیں ہو سکے وہاں جا سکیں لوگ؟ بالکل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا صبا صادق صاحبہ اس حوالے سے اہم کام کر رہی ہیں. اسی طرح اور بھی کافی حکومتی ادارے جو ہیں، خاور ممتاز صاحبہ کی وہ اچھی ہے، اور اسی طریقے سے جو نیشنل کمیشن آن پروٹیکشن آف چلڈرن ہے، بالکل یہ ان کا لاسٹ جو بل پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی یہ چیز بل پاس ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بہت سارے ہمارے بل پاس تو ہو گئے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان پہ امپلیمنٹیشن کب ہوگی
किस तरह बेहतर होगी, ठीक है, ये एक अहम सवाल है। और इसी के साथ कुछ हमारे ऐसे अहम लॉज सेनेट में, कौमी असम्बली में और मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटियों में पेंडिंग में पड़े हैं। अब हमें बेहतर बनाने के लिए क्या है, इन बिल्स को भी हमने पास करवाना है ताकि ये बिल भी सामने आए और इन जो पहले से पास बिल हैं और जो पेंडिंग में है ये बिल भी सामने आए और इन पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इनकी हो। सही, इसका मतलब है कि इस मसले से निमटने के लिए वालिदैन की सबसे पहली जिम्मेदारी, मुआशरे की उसके बाद जिम्मेदारी, और मुआशरे की नेटवर्किंग से और वालिदैन की सेंसिटाइजेशन से ये मसला भी बहुत हद तक हल हो सकता है। और लेजिस्लेशन की जहाँ तक बात है, लेजिस्लेशन जो हो चुकी हुई है उस पे इम्प्लीमेंटेशन और जो प्रोसेस में है उसका भी पास हो जाना इस मसले को बेहतर हल करने में हमारी मदद करेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे यानी नाहिद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।